नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा सिंह आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 29 का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, हमने इससे पहले इसका प्रथम भाग आपको पढ़ा दिया था और उसमें हमने श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ा था, यानी कि जब मनुष्य जो गैस ग्रहण करता है वो कौन सी गैस ग्रहण करता है और जिस गैस को वह छोड़ता है तो वो कौन सी गैस को छोड़ता है। तो देखिए, श्वसन क्रिया करते समय कौन सी गैस ग्रहण करता है मनुष्य? ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको वह श्वसन क्रिया के समय अपने शरीर से बाहर कर देता है। तो हमने इसके क्या पढ़े थे? कार्य पढ़े थे कि इसका ऑक्सीजन का क्या क्या कार्य होता है। एक तो शक्ति उत्पन्न करना होता है शरीर में, कि हम जो भी कार्य करते हैं वो शक्ति के माध्यम से ही करते हैं और वो शक्ति हमें किससे प्राप्त होती है? वो शक्ति हमें प्राप्त होती है ऑक्सीजन से। और जिसको ऑक्सीजन की कमी होती है तो वह व्यक्ति अच्छे से अपना कार्य नहीं कर पाता और उसको एक बेचैनी सी घबराहट सी उसके मन में बनी रहती है। दूसरा, हमने इसका कार्य पढ़ा था कि ऑक्सीजन का क्या कार्य होता है? ताप, शरीर का तापमान जो है वो मेंटेन करके रखती है, क्योंकि अगर शरीर को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो व्यक्ति का शरीर क्या होगा? अंदर के जो अंग होंगे उसके कार्य करना बंद कर देंगे और जिससे उसका शरीर ठंडा पड़ता चला जाएगा और आखिर में क्या होता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है ऑक्सीजन के अभाव में। तो अब पढ़ेंगे बच्चों हम श्वास क्रिया। देखिए, श्वास क्रिया जानने से पूर्व श्वास क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेने से श्वास क्रिया बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। श्वास क्रिया में भाग लेने वाले अंग निम्नलिखित हैं। तो जो भी हम सांस लेते हैं, श्वास क्रिया करते हैं, तो उसमें कौन कौन से आखिर अंगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है वो हम इस पाठ में, यानी कि इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो नाक ही है। श्वास का प्रवेश द्वार नाक है। कुछ लोग मुंह से भी श्वास लेते हैं, लेकिन मुंह से सांस लेना हानिकारक होता है। सांस सदैव नाक से ही लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए बच्चों? देखिए, इसका एक प्रमुख कारण भी है, क्योंकि जो भी गंदगी होती है वो क्या करते हैं, अगर हम मनुष्य नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेने पर क्या होता है कि हम वायु ग्रहण करते हैं तो वो छन कर, नाक के द्वारा छन कर हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो मुंह से वह जो गंदगी होगी वो डायरेक्ट हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसलिए कभी भी मुंह से सांस ना लेकर नाक से सांस लेना चाहिए। अब देखिए, मुंह से सांस लेने से वायु के साथ धूल के कण एवं कीटाणु, जैसे कि हमने अभी आपको समझाया कि मुंह से सांस लेने पर क्या हानि होती है व्यक्ति को। मुंह से सांस लेने पर वायु के साथ धूल कण एवं कीटाणु आदि भी अंदर चले जाते हैं और ये स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। वायु के अधिक ठंडी या गर्म होने पर भी वह वैसे ही फेफड़ों में चली जाती है। अगर देखिए हम मुंह से सांस लेंगे तो क्या करेंगे? हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? मुंह से सांस लेने पर हानि पढ़ रहे हैं। और दूसरा क्या है? वायु के अधिक ठंडी या गर्म होने पर वह वैसे ही फेफड़ों में चली जाएगी जैसा व्यक्ति उसको ग्रहण करेगा। अगर हम क्या करेंगे? गर्म हवा को ग्रहण करेंगे तो वैसे ही शरीर में प्रवेश करेगी, और ठंडी अगर हवा को हम ग्रहण करेंगे तो वैसे ही वो शरीर पर अपना प्रभाव भी दिखाएगी, जिससे फेफड़ों को हानि होती है। नाक से सांस लेने से लाभ, अब क्या पढ़ेंगे हम? नाक से सांस लेने से लाभ क्या क्या होते हैं। तो देखिए, नाक के अंदर नन्हे नन्हे रोएदार बाल होते हैं। आपने भी देखा होगा कि नाक के अंदर क्या होता है? रोएदार बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। ये बाल धूल कणों और कीटाणुओं आदि को अंदर जाने से रोकते हैं। इस प्रकार से ये बाल छलनी का कार्य करते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि नाक से श्वास लेने पर क्या होती है? वायु छन कर हमारे शरीर में प्रवेश करती है। क्या बच्चों? अब है, नाक के अंदर की झिल्ली में एक चिपकने वाला तरल पदार्थ सा निकलता है। यह वायु में उपस्थित धूल कणों एवं कीटाणुओं को अपने में चिपका लेता है और उन्हें अंदर नहीं जाने देता।
अब देखो इसके बाद आता है कंठ। कंठ होता है बच्चों, कंठ का क्या कार्य होता है? कंठ सबसे पहले समझेगी कि कंठ किसे, हम अपने गले को, जो ये हिस्सा होता है ये हमारा कंठ होता है। नाक से वायु कंठ में पहुंचती है और कंठ से श्वास नली में तथा कंठ से ही होता हुआ भोजन नली में जाता है। कंठ और श्वास नली के बीच में स्वर यंत्र होता है, वह श्वास नली का ऊपरी भाग होता है। इसी के पास भोजन नली का मुख खुलता है। इसी कारण जल्दी जल्दी भोजन करने पर कभी कभी भोजन का कुछ अंश कंठ से स्वर यंत्र के मुंह में चला जाता है। जब भी आप भोजन करते हैं तो कभी अपने बड़ों को कहते हैं कि इतना जल्दी जल्दी मत खाओ, चबा चबा कर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि अगर हम बड़े बड़े निवाले निगलते हैं हमारे जान को भी खतरा होता है। स्वर यंत्र में क्या है, वो जो भोजन हम करते हैं उसको फंसने का डर भी रहता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि खाते खाते कभी किसी को लग जाता है तो या तो उसकी पीठ को थपथपाया जाता है या उसको पानी दिया जाता है, ताकि जो रुका हुआ भोजन है, जो अटका हुआ भोजन है, वो नीचे चला जाए और व्यक्ति स्वस्थ रहे। तब इसे हटाने के लिए खांसी आनी शुरू हो जाती है और खांसी आनी तभी बंद होती है जब अन्न का कण वहां से बिल्कुल हट जाता है। तो उस खांसी को किस तरह से रोकते हैं? तो थपथपाते हैं या फिर पानी पीने के लिए देते हैं। यद्यपि ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि स्वर यंत्र के मुंह पर सांस का एक ढक्कन सा लगा होता है जो गले में भोजन के कणों को जाने से रोककर श्वास नली की रक्षा करता है, अर्थात हमारे जीवन की रक्षा करता है। इस ढक्कन को एपिग्लेटिक्स कहते हैं। तीसरा है बच्चों स्वर यंत्र। यह श्वास नली का ऊपरी सिरा है। इस पर रज्जु बहुत ही दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। स्वर रज्जु बहुत पतले लेकिन मजबूत धागे के समान होते हैं। जब इन पर से वायु गुजरती है तभी ध्वनि निकलती है। जो भी हम बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्वर यंत्र की सहायता से ही बोलते हैं। अगला भाग है, देखो बच्चों, अगला है हमारा श्वास नली। इसकी लंबाई क्या होती है? 11 से 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई क्या होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये छल्ले कार्टिलेज के बने होते हैं, इसीलिए श्वास नली का मार्ग सदैव खुला रहता है। क्योंकि कार्टिलेज मांस से कड़ा होता है इसीलिए चिपक नहीं सकता, इसीलिए श्वास नली का मार्ग कभी बंद होने का भय नहीं रहता। क्या होता है बच्चों, ये जो मांस का जो कैड़ा जो मांस है उसका बना हुआ होता है और ये आपस में नहीं चिपकता और इसी से हम भय मुक्त रहते हैं क्योंकि श्वास नली का मार्ग इससे कभी बंद नहीं हो सकता। श्वास नली के अंदर एक ऐसी झिल्ली मड़ी रहती है जिसमें एक तरल पदार्थ निकलता रहता है। इसका कार्य नाक के बालों तथा तरल पदार्थों से बचकर चले आए धूल कणों और कीटाणुओं को वहीं रोक लेना, नष्ट कर देना हो। क्या कार्य होता है बच्चों? श्वास नली के अंदर एक ऐसी झिल्ली मड़ी होती है जिसमें एक तरल पदार्थ निकलता है और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि जो भी कीटाणु हैं, जो भी हानिकारक पदार्थ हैं जो हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर में जाने से क्या करते हैं, इन्हें रोकते हैं। ये चिपका लेता है अपने आप में। अब देखिए बच्चों, अगला है श्वसनीय वृक्ष। नीचे पहुंचकर श्वास नली दो भागों में बट जाती है। फिर एक एक भाग एक एक फेफड़े में घुसकर कई छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ये शाखाएं फिर अनेक शाखाओं में बढ़ जाती हैं। इस प्रकार यह श्वास नली दो भागों में बंटकर फिर वृक्ष की भांति कई शाखाओं में बढ़ती है, इसीलिए इसे श्वसनीय वृक्ष कहते हैं। तो देखिए क्या है बच्चों, श्वसनीय वृक्ष के नीचे पहुंचकर श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ती है? दो भागों में बढ़ती है और एक एक भाग एक एक फेफड़े में घुसकर कई छोटी छोटी शाखाओं को में विभाजित हो जाता है। ये शाखाएं फिर अनेक शाखाओं में बढ़ जाती हैं और जब ये शाखाओं, देखो जब बच्चों ये श्वास नली की जो शाखाएं बनती हैं उसे ही क्या कहते हैं? श्वसनीय वृक्ष कहते हैं। यानी कि ये अंदर जाकर अपनी बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाता है।
अब देखिए बच्चों, अगला आता है फेफड़े। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में दो फेफड़े होते हैं, एक छाती की बाईं ओर यानी कि उल्टी ओर यानी कि तथा एक दाईं ओर यानी कि सीधी तरफ, एक उल्टी तरफ और एक सीधी तरफ और स्थित होता है। श्वास नली की एक प्रमुख शाखा दाएं ओर से दूसरी बाएं ओर में जाती है। फेफड़ों की बनावट स्पंज के समान लचीली होती है। ये कोमल तथा चिकनी दोहरी झिल्ली से ढके रहते हैं। इन दोनों परतों के बीच में एक तरल पदार्थ होता है। तो आप ये देख रहे होंगे बच्चों, ये क्या है? ये हमारे इधर श्वास नली दी गई है, इधर कंठ है जो हमारा गला है, और ये स्वर यंत्र है जहाँ भी हम जो भी बोलने का, गाने का कार्य जो भी करते हैं वो इसी मार्ग से करते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों ओर आपको फेफड़े नजर आ रहे हैं, है ना? एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। बायां फेफड़ा दो भागों में और दायां तीन भागों में बटा रहता है। प्रत्येक भाग फिर अत्यंत सूक्ष्म भागों में बटा रहता है। प्रत्येक सूक्ष्म भाग चिकनी झिल्ली का बना होता है। इनको वायु कोश कहते हैं। ये वायु कोश थैलियों की भांति बने होते हैं। उपश्वास नलिकाओं के अंतिम सिरे से इन थैलियों में ही घुसे रहते हैं। वायु कोशों के समूह अंगूरों के गुच्छों के समान दिखाई देते हैं। श्वास क्रिया का संपन्न होना, अब आप यह तो समझ ही गई कि होगी कि वायु नासिका में प्रवेश करके किन किन भागों से होती हुई फेफड़ों तक पहुंचती है। आइए अब बताइए कि यह वायु फेफड़ों तक कैसे पहुंचती है और वहां कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकालती है। देखो बच्चों, सबसे पहले जो हमने इसमें पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है? श्वास नली के बारे में पढ़ा है। ये श्वास नली से होती हुई वायु जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँचती है? तो सबसे पहले तो नाक में पहुँचती है, फिर कंठ में पहुँचती है, और कंठ से होते हुए वो हमारे पूरे शरीर में क्या करती है? अपना कार्य करती है। तो देखिए बच्चों, आज हमने इसमें क्या पढ़ा है? आज हमने इसमें पढ़ा है श्वसन क्रिया के बारे में कि श्वसन क्रिया क्या होती है, क्या इसका कार्य होता है, और क्या क्या ये हमारे शरीर में अपना महत्व रखती है। तो देखिए बच्चों, यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। सभी बच्चों की पाठ अच्छी तरह से आ गया होगा और सभी बच्चे इस पाठ का अच्छे से अध्ययन करेंगे। आपको जो भी इस पाठ से संबंधित समस्याएं हैं, अगर आपको इस पाठ में कुछ पूछना है या आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप विद्यालय आकर हमसे इस पाठ के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन आप इस बीमारी को भी नज़रअंदाज ना करें, अपना ध्यान रखें और नियमों के तहत ही विद्यालय में आकर इस पाठ के बारे में आप पूछ सकते हैं। पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।